अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल। सो आज हमारा है 8th सेशन ऑफ द कोर्स। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। द कोर्स इज गोइंग वेल। सो बिफोर आई स्टार्ट टुडे, क्विकली मैंने अनाउंसमेंट्स आपको भेज दी हुई हैं। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एग्ज़ाम्स जो हैं हमारे, वो मैंने रीस्केड्यूल थोड़े से कर दिए हैं बिकॉज कुछ because we were not able to cover content in time, so वो एक वीक आगे हैं तो संडे होगा। एक एक वीक एग्जाम दोनों आगे आगे मैंने कर दिए हैं, एग्जाम 1 and 2। ठीक है, दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज़ दैट I posted the assignment 2 over the weekend। उसके अंदर सम ऑफ यू हैव रेज्ड कंसर्न्स कि सर आपने तो कहा था 5-6 प्रॉब्लम होंगे असाइनमेंट, उसमें 8 हैं। या ये एग्री, उसमें ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने आपको टाइम भी ज़्यादा दिया है इसके अंदर। और प्लस असाइनमेंट आपको देने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको इतने सारे सवाल दे दूं और कहो जी चलो जी उसको सॉल्व करो और आप लोगों को मैं तंग करूं। दैट्स नॉट द पॉइंट। द होल पॉइंट ऑफ असाइनमेंट 2 इज़ कि आपको चीज़ें समझ आ जाएं सारी। ये ट्रांसमिशन लाइन की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे मैंने प्रॉब्लम्स आपको दिए हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेल द होल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। सो दैट्स द होल पर्पस। उस असाइनमेंट को अच्छा दिल लगा के करें, अच्छे तरीके से करें। अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द कोर्स रियली रियली वेल। ठीक हो गया। अच्छा, और तीसरी चीज़, दैट्स असाइनमेंट 2। तीसरी चीज़, ट्यूटोरियल एक हो चुका है हमारा। सो दिस फ्राइडे आई विल बी कंडक्टिंग द ट्यूटोरियल, जिसके अंदर मैं आई वुड बी लुकिंग एट प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूँगा आप लोगों के साथ। जो भी कॉन्सेप्ट्स इस असाइनमेंट 2 के अंदर इन्वोक हो रहे हैं, मेरी कोशिश होगी उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें। नॉट ऑफ द असाइनमेंट, लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे इस फ्राइडे को। अच्छा जी, सो लेट्स कम बैक एंड इसको दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा क्विकली। ये आई वांट कि ये वाली फिगर, आप ये वाली एनिमेशन जो है ये आपके माइंड्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर प्रिंट हो जाए। यू कैन सी देयर इज ए फॉरवर्ड वेव एंड बैकवर्ड वेव, और उसका जो कलेक्टिव सम नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम हमने इस सुपरपोजिशन के ऊपर जो इनके रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड्स थे, मैक्सिमास थे, मिनिमा थे, उनकी लोकेशंस थी, वी अंडरस्टूड दैट। सो आज अब इसी चीज़ को हम दोबारा देखते हैं एंड वी लुक ओवर ए डिफरेंट पैरामीटर, और बड़ा फंडामेंटल पैरामीटर है। तो आज की क्लास को भी बड़े ध्यान से आप सुने। फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्लास। सो लेट्स गो बैक। अच्छा जी, सो let's see, let's come back to our usual transmission line model। ये हमारा मॉडल है ट्रांसमिशन लाइन का। ये लोड है लगा हुआ, एंड देन वी हैव हियर वी गॉट आवर सोर्स। ऑलराइट, ये मेरा लोड है। इन जनरल कुड बी कॉम्प्लेक्स। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप किए थे कि यहाँ पर हम कहेंगे z इज इक्वल टू 0 है लेंथ का कोऑर्डिनेट, और ये हम कह देंगे कि लाइन की लेंथ L है, और ये आवर सोर्स है। और एक पिक्चर मैंने आप लोगों के सामने डेवलप की थी लास्ट टाइम, सो लेट मी रीइटरेट दैट पिक्चर हेयर अगेन, कि क्या होगा एट द टाइम, लेट्स से एट द टाइम कि आपने सोर्स को क्लोज किया है, द स्विच इज क्लोज्ड। So the first wave which goes there, it reaches to the load, and then in general there would be a reflection at the load, जिसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गामा L होगा। एंड लेट्स से दैट, एक्चुअली यहाँ पर भी थोड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ पर भी बना लेते हैं that I have the source impedance, let's call that CS। So and then there is a reflected wave, and वो reflected wave जब यहाँ पर पहुँचेगी, there would be in general there would be another reflection, and so on and so forth। So there would be infinite forward waves and backward waves। So आप लोगों ने ये सोचना है कि एट एनी पॉइंट द फॉरवर्ड वेव का जब हम जिक्र करेंगे,
this would be sum of all the forward waves, एक forward wave जो सारे sum का होगा, और backward wave जो कि सारी backward waves का sum होगा. So जो मैं animation आपको दिखाता हूँ, you think like that, उसमें forward wave is the sum of all the forward waves and the backward is sum of all the backward waves, and of course in the steady state. ठीक हो गया. So ये थोड़ा quick recap हो गया. So let's write that equation back जो हम लोगों ने फेजर इक्वेशन लिखी थी. ये छोटा z इज द z pyramid, वो जो आपकी लेंथ का कोऑर्डिनेट है. सो दैट वाज योर वोल्टेज इक्वेशन एंड दिस इज योर दैट वाज योर फॉरवर्ड वेव कंपोनेंट, और ये आपका करंट की इक्वेशन भी एग्जैक्टली ऐसे ही है. आई होप आप में से बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे. दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, और इसके साथ हम कितने रिच फिनोमेना वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सो ये आपका इन जनरल योर करंट इक्वेशन एंड your voltage equation with a forward wave and backward wave, and you know that कि जो backward voltage wave है वो किसके इक्वल है? that is equal to the reflection at the load times the forward wave. okay, और similarly जो current है वो किसके इक्वल है? that is equal to V naught plus over the characteristic impedance Z naught. ठीक है, और similarly आपका जो नेगेटिव करंट है, जो नेगेटिव बैकवर्ड वेव है, वो किसकी इक्वल है? माइनस V naught माइनस ओवर Z naught. और इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूं बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वन. सो ये बन जाएगा माइनस गैमा L V naught प्लस ओवर Z naught. ठीक हो गया. अब आप ये देख सकते हो कि आई कैन यूज these substitutions here and all of my equations would become in V naught plus. So let's write that. So ये हो जाएगा VZ is equal to V naught plus E minus J beta Z plus gamma L E J beta Z. ये वोल्टेज की होगी इक्वेशन, और करंट की हो जाएगी V naught plus over Z naught E minus J beta Z minus gamma L E J beta Z. ठीक हो गया. सो ये हमारी इक्वेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं. हमने इंडिविजुअली इन इक्वेशंस को देख लिया हुआ है. नाउ इफ देयर इज अ वोल्टेज एंड देयर इज अ करंट, अगर मैं देखूं कि इन दोनों का रेशो अगर मैं देखूं, you know, which means that I am interested in the ratio, this VZ over IZ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? that would be, जब मैं ये दोनों को रेशो करूंगा, that would become this guy, E minus J beta Z plus gamma L E J beta Z over E minus J beta Z minus gamma L E J beta Z. ये आपका रेशियो आ गया. और ये वोल्टेज ओवर करंट क्या होता है? व्हाट इज वोल्टेज ओवर करंट? दिस इज योर इम्पेडेंस. और अगर ये वोल्टेज आपकी Z में है और करंट आपका Z में है, तो ये इम्पेडेंस भी आपकी Z में हो जाएगी. सो ये क्या हो गया? दिस लुक्स समथिंग ऑड. अभी आप लोगों को ये पता था कि वोल्टेज इज Z डिपेंडेंट, आपको ये पता था करंट इज Z डिपेंडेंट, तो ये इम्पिडेंस भी Z डिपेंडेंट है. वो क्या है? जहां जहां वोल्टेज और करंट होगा, यू विल आल्सो हैव इम्पिडेंस on your system. अब यहाँ पर कंफ्यूजन, आई एम श्योर आपके दिमागों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई होगी कि अच्छा सर, अभी कुछ अर्सा पहले तो हमारे दिमागों के अंदर आपने एक ये इम्पिडेंस डाली थी, ये क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस. आपने हमारे दिमागों के अंदर एक ये इम्पिडेंस डाली थी, वो जो सीरीज इम्पिडेंस थी R प्लस J ओमेगा, जो मॉडल में थी. आपने हमें ये बताया हुआ है कि एक लोड इम्पिडेंस होती है. लोड इम्पिडेंस ऑब्वियसली ये वाली जो ये लगा हुआ है. तो ये क्या आ गई है बीच में? what is this? This is your characteristic impedance, and what is this guy? इसको चलो Z, इसको भी फिलहाल ZW का नाम दे देते हैं, क्योंकि वो Z लोड के लिए, तो ZW
जी, ये क्या बला है? सो कोई बात नहीं, जस्ट होल्ड डाउन फॉर फ्यू 2-3 मिनट्स। अभी मैं इसका आंसर करता हूं, लेकिन मैंने यहां पर ये इसलिए बता रहा हूं कि ये सब इम्पिडेंसेस डिफरेंट हैं एंड इट्स वेरी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों ने इसको समझना है अच्छे तरीके से, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, सो थोड़ा सा मैं इसको मैनिपुलेट कर लो। एक ये रिलेशनशिप इम्पिडेंस जी डब्ल्यू मैंने लिखा है, ये एग्जिस्ट करता है। अब थोड़ा सा मैं इसको और ज़रा खूबसूरत फॉर्म में, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं, एक्सपोनेंशियल्स मुझे इतनी सही समझ नहीं आती, मैथमेटिकली में विजुअलाइजेशन करने में मुश्किल हो जाती है, तो थोड़ा सा इनको कुछ रियल फंक्शंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे करें? हम ये कर लेते हैं, हमें ये पता है कि गैमा एल जो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड जो है, जो हमने लोगों ने पहले देख लिया, किसके इक्वल है? ZL माइनस Z0 ओवर ZL प्लस Z0, ये मुझे पता है। और दूसरा ये भी मुझे पता है कि ये जो फंक्शन है ई जे बीटा जी, ये किसकी इक्वल है? ऑयलर आइडेंटिटी, कॉस बीटा जी प्लस जे साइन बीटा जी। ठीक हो गया, ये मुझे पता है। तो अब अगर मैंने क्या करना है, मैंने इसको गैमा एल की जगह सब्स्टिट्यूट करना है और इसको ई जे बीटा जीज और ई माइनस जे बीटा जीज के लिए, लेट्स से ये क्या था, प्लस माइनस है, तो ये भी प्लस माइनस जो होगा तो उसके लिए होगा। अब मैं इनको ई जे बीटा जीज के लिए सब्स्टिट्यूट करके व्हाट आई एम गोना गेट, आई विल गेट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है अलजबरा। मैं इसको एक फेमिलियर फॉर्म, एक 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 थोड़ा सा रियल फंक्शंस की फॉर्म में लिखने लगा हूँ। जी एल कॉस बीटा जी माइनस जे जी नॉट साइन बीटा जी ओवर जी नॉट कॉस बीटा जी माइनस जे जी एल साइन बीटा जी। ये रिलेशनशिप आ गया। अब ये क्या चीज है? What is this? What is this? What is this guy? ये किस किस्म का रिलेशनशिप है? एक बात तो फॉर श्योर है कि इसके यूनिट्स जो हैं वो ओहम्स हैं, ऑब्वियसली दिस इज एन इंपिडेंस, लेकिन ये क्या है? जी डिपेंडेंट इंपिडेंस, राइट? इट्स अ जी डिपेंडेंट इंपिडेंस। ये क्या चीज है? सो लेट्स लुक ओवर इट। पहला तो मैं आपको ये रिमाइंड करवाऊं कि जी नॉट क्या थी, कोई बताएगा मुझे? इफ जी नॉट की इंट्यूशन क्या थी? व्हाट वाज द जी नॉट? कैन एनीबॉडी टेल मी? क्यों करेगा Sir, टेल? characteristic impedance of the transmission line. बिल्कुल ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक Z. इंपेडेंस है, लेकिन ये क्या चीज है? इंट्यूटिवली क्या चीज है ये? So the impedance faced by the wave. इंपेडेंस सीन बाय द Wave. वेव। चलो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन वेव की भी अगर मैं कैरेक्टराइजेशन करूं तो ये है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं आपको इसको साबित भी करूंगा मैथमेटिकली। दिस इज इंपेडेंस seen by a single wave, मीन्स के एक फॉरवर्ड वेव अकेली जा रही है लाइन के ऊपर, उसको जो इंपेडेंस नजर आएगी ना हर पॉइंट के ऊपर, वो जी नॉट होगी। अकेली अकेली जा रही है, वो अकेला ट्रेवल कर रहा है, कोई बैकवर्ड वेव नहीं है, कोई और फॉरवर्ड वेव नहीं, अकेली एक फॉरवर्ड वेव है, उसको सिर्फ और सिर्फ जी नॉट नजर आएगी अकेली। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, दैट इज द लाइन डिपेंडेंट, ट्रांसमिशन लाइन के अपने जो पैरामीटर्स है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। अच्छा, ये वाली इंपेडेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये वो इंपेडेंस है सीरीज इंपेडेंस जो कि हम लोगों ने जब मॉडल डेवलप किया था, जिसके अंदर R प्लस J ओमेगा L हमने कहा था एक सीरीज इंपेडेंस है, R और L के एडिशंस के साथ जो बनती है, दैट्स अ सीरीज इंपेडेंस। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। ये क्या है? ये एक ओहम्स पर मीटर इसके यूनिट्स हैं, राइट? और ये ओहम्स है कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस, और ये सिर्फ और सिर्फ एक जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है थ्रू आउट द लाइन द फॉर्म ऑफ R एंड L, और ये अकेला इंपेडेंस है।
तीसरा पैरामीटर लोड, इसके लिए कोई चीज ये सेल्फ एविडेंट है कि लोड जो भी लगा होगा इम्पिडेंस का ZL ये वो है, और ये ZW वो है जो जो अभी आपने एक नाम लिया था वेव इम्पिडेंस, ये है असल में वेव इम्पिडेंस। वो क्या, अभी जो मैंने स्टोरी बिल्ड की थी कि एक लाइन के ऊपर देयर विल बी infinite number of forward waves and there will be infinite number of backward waves, उनके आपस में रिजल्टेंट जो वेव होगी और वो जो इंपेडेंस देखेगी दैट इज दिस इंपेडेंस, और ये Z डिपेंडेंट इंपेडेंस है। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं एनालॉजी देता हूं। लेट्स से आप यहां खड़े हो, राइट, आप यहां खड़े हो और एक सिर्फ वेव है इस पूरी लाइन के ऊपर, जस्ट एक फॉरवर्ड वेव जा रही है, दैट्स इट। सो व्हाट यू वुड सी, आप इस थ्रू आउट अगर इस लाइन के ऊपर चलोगे आपको हर पॉइंट पे Z0 नजर आएगा क्योंकि सिर्फ एक वेव है। लेकिन जब इस लाइन के ऊपर बहुत सारी वेव्स एग्जिस्ट करेंगी एंड यू मूव अलोंग द लाइन, यू विल सी दैट द इंपेडेंस अलोंग द लाइन चेंजेस, और वो इस रिलेशनशिप को फॉलो करती है, इस रिलेशनशिप को। और ये बड़ा सेल्फ मैथमेटिकली भी बड़ा एविडेंट है बिकॉज यू कैन सी कि वोल्टेज इज Z डिपेंडेंट, करंट इज Z डिपेंडेंट, इनका रेशियो भी Z डिपेंडेंट होगा डेफिनेटली, एंड दैट इज योर इंपेडेंस। अच्छा, अब जो मैंने क्लेम किया था कि जो अकेली वेव होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी करेक्टरिस्टिक इंपेडेंस देखेगी। तो देख लेते हैं, अगर मैथमेटिकली मैं देखूं, ये मेरी इंपेडेंस का रिलेशनशिप है ना, ये एक्सपोनेंशियल में थोड़ा सा जरा आसान हो जाता है इसको हैंडल करना। अगर अकेली वेव होगी तो ये वाला कंपोनेंट भी नहीं होगा और ये वाला कंपोनेंट भी नहीं होगा, ठीक हो गया, और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका जो वेव इंपेडेंस है वो Z0 होगी, जो इंडिपेंडेंट ऑफ Z, इंडिपेंडेंट ऑफ Z, बिकॉज दिस बिकम्स Z0, Z की कोई भी वैल्यू ले लो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन Sir, can you repeat this again? ओके, सो अगर आप इसको देखो, इस रिलेशनशिप को, ठीक है, अगर मैं ये कहूं लाइन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फॉरवर्ड वेव है, इसका मतलब है ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये बैकवर्ड वेव का कंपोनेंट है वोल्टेज में, और ऑब्वियसली एसोसिएटेड करंट वाला कंपोनेंट भी खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो ये जीरोस हैं, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो पीछे रह क्या गया, सिर्फ और सिर्फ Z0, और जो Z0 है इस इक्वेशन के अंदर Z तो है ही नहीं है, देयर इज नो Z पैरामीटर, यानी लाइन, इसका मतलब है थ्रू आउट एनी Z you will have the same impedance of Z0 which is the characteristic impedance, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर आपको characteristic impedance of the line नजर आएगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर बहुत सारी वेव्स एग्जिस्ट करती हैं तो आपका जो इंपेडेंस का रिलेशनशिप है वो ये फॉलो करेगा। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, ये बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप है और बहुत इसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है इस रिलेशनशिप, और उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन इट्स ऑल मैथमेटिकल इक्वेशन। पहली बात तो ये है, कोई मुझे बता सकता है, लेट्स सी आपकी विजुअलाइजेशन कितनी स्ट्रांग है, यू कैन पॉज फॉर 10-20 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट कि ये एक फंक्शन ऑफ Z है, इसकी शेप कैसी होगी। अगर मैं ये प्लॉट करूं इसको Z के साथ, या एक एक्चुअली सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है, ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है कि ये इन जनरल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट करूं तो वो कैसा होगा, क्योंकि इसमें जेज हैं, इन जनरल इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कैसा होगा, तो बता सकता है शेप कैसी निकलेगी। अच्छा, अगर साइनोसाइड्स दो का हम रेशो लें तो शेप भी कैसी होगी, मोर और लेस साइनोसाइड ही होगी। सो लेट्स लुक ओवर दिस फंक्शन, ये मैंने प्लॉट किया आप लोगों के लिए मैटलैब के ऊपर। इफ आई कुड वेयर इट वेंट, ओके जस्ट वेट अ सेकंड, मैं एक सेकंड इसको खोल लूं। सो अगर आप ये देखो, ये क्या होगा, let's do that, ये दिस इज
this is what your wait a second, थोड़ा सा messed up हो गया। अगर हम जाएं, किधर गया मेरा वो, ये ये मेरा फंक्शन है। ये क्या है, अब आप गौर से देखो, ये मैंने प्लॉट किया है वो इक्वेशन, अगर आप लोगों के सामने मौजूद है, जो मैंने इक्वेशन लिखी है ZWZ की, आपके सामने अगर वो इक्वेशन मौजूद है, इस इक्वेशन को मैंने प्लॉट किया है एज अ फंक्शन ऑफ Z इसके मैग्नीट्यूड को। आप देख सकते हो कि ये वेरिंग इम्पिडेंस है थ्रू आउट द लाइन, ये इम्पिडेंस वेरी कर रही है। मेरा जो लोड लगा हुआ है वो यहां पर लगा हुआ है, सॉरी, मेरा लोड जो है वो Z इज इक्वल टू 0 पर लगा हुआ है यहां पर, और ये Z इज इक्वल टू 10 मेरी लाइन है। मेरा लोड जो है, कोई बता सकता है इस कर्व को देख के मेरा लोड क्या है? अगर आप उस इक्वेशन को देखो, अगर लेट्स गो बैक, अगर हम उस इक्वेशन को देखें, किधर गया, इस इक्वेशन को देखें, और अगर मैं Z इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या होगा? किसी को नजर आ रहा है क्या होगा? ZW फॉर Z इज इक्वल टू 0 क्या आना चाहिए? कोई देख सकता है? बताएगा कोई मुझे? क्या आएगा? फिर से बोलो। ZL। जबरदस्त, बेहतरीन। जब आप Z इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, ये साइन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म हो गई। Z इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, Z नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू ZL। जबरदस्त, जिंदाबाद, होना भी यही चाहिए, क्योंकि जब आप लोड पे खड़े हो, तो आपको Z, आपकी वेव ZL ही देखेगी, जो मर्जी हो जाए, बिकॉज वहां पर तो इम्पिडेंस ZL ही लगी हुई है। लेकिन जैसे जैसे आप पीछे मूव करना शुरू करोगे, आप देखोगे आपकी इम्पिडेंस जो है वो बदलना शुरू हो जाएगी। और वो किस तरह बदलेगी? वो इस तरह बदलेगी जो मैंने आपको ये शो किया। ये मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल है, Z इज इक्वल टू ZL 100 ओम्स के लिए और Z नॉट 50 ओम्स के लिए, और फ्रीक्वेंसी है आई थिंक 100 मेगाहर्ट्ज के लिए मैंने इसको प्लॉट किया। ये बड़ी जबरदस्त बात है। इन अदर वर्ड्स, जब आप सर्किट थ्योरी में थे, आपको ये नजर आता था कि हमेशा आपका सोर्स, जब आप सर्किट थ्योरी में थे, आपको हमेशा पता था कि आपका यहाँ पे ZL लगा हुआ जो लोड है। लेकिन इन दिस ट्रांसमिशन लाइन, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन फिनोमेना, आपकी हर पॉइंट, यस सर, इसका फेज कैसा होगा ZW का? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, मैं अभी दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड डाउन, मैंने उसका भी प्लॉट किया हुआ है। लेकिन आपकी इमेजिनेशन क्या कहती है, किस किस्म का फेस होगा, उस बारे में सोचो, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपका नाम क्या है बेटा? जमशेद, ओके, अच्छा जी। मैं ये कह रहा था, आई वाज सेइंग कि इस लाइन के ऊपर आप जब मूव करोगे तो आपकी इम्पिडेंस वुड बी हर पॉइंट पे डिफरेंट इम्पिडेंस होगी, और वो इस तरह की होगी, यू कैन सी दैट। यानी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से उस प्लॉट के जहन में रखो जो भी मैंने आपको दिखाया है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हो लेट्स से, तो आपकी इम्पिडेंस कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी। सो that's how this works। अच्छा, अब वो जो उसने पूछा है जमशेद ने, तो उसी एग्जाम्पल का मैं आपको प्लॉट भी दिखा देता हूँ, फेज प्लॉट। फेज प्लॉट है इसका मेरा हाल है, ये फेज प्लॉट है, वो भी साइनोसाइडल है। Z0 के ऊपर, क्योंकि मेरा ZL रियल था, फेस 0 है, एंड एज आई एम मूविंग इट्स डिफरेंट, क्योंकि इन जनरल जो आपका इम्पिडेंस है दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इन जनरल। आप देख सकते हो जहां जहां फेस 0 है वहां ये रियल नंबर भी है एक किस्म का, ठीक है, it's a real number too at some locations। लेकिन कहीं कहीं जहां जहां फेज आ रहा है, you can see
कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक हो गया। सो ये बड़ा फंडामेंटल रिलेशनशिप है, इसको भी थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। एक मैं आपको और बात करता हूँ यहाँ पर, और ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, ना समझ आए तो एक्सक्यूज मी सर, जी जी बोलें। सर किसी भी वेव में जब हम कॉज और साइन के फंक्शंस ऐड करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? किसी भी वेव में कॉस और साइन के फंक्शंस ऐड करेंगे इस तो तरह इसमें ऐड हुए हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट हुए हैं या ऐड होने हैं, इससे क्या उसमें वेव की शेप में क्या चेंज आएगी? कोई चेंज नहीं आया, वो साइनोसाइडल ही है मोर और लेस, यू कैन सी दैट। जब मैंने प्लॉट किया, मैंने यही प्लॉट किया, यही कर्व प्लॉट किया, मैंने यही फंक्शन प्लॉट किया है। आप इमेजिन कर सकते हो कि साइनोसाइड फंक्शंस ही है ना, मोर और लेस साइनोसाइडल होगा। ओके ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे, यानी कि इन अदर वर्ड्स, मैं ये कहता हूं, मैं वापस वो प्लॉट करता हूं, ये मेरा लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब इस बात को गौर से समझना आप लोग, ठीक है। ये लोड है, ये z इक्वल टू 0 है। जब मैं इस लाइन के ऊपर इतना मूव करूंगा और इस पॉइंट के ऊपर पहुंचूंगा, मेरी लेट्स से ये मैंने z डिस्टेंस मूव किया है, तो मेरी इम्पिडेंस क्या होगी? z। मैं z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इस एक्सप्रेशन के अंदर, मेरा कोई इम्पिडेंस आ जाएगा। ठीक है यहां तक? तो यहां पर मुझे कोई इम्पिडेंस नजर आएगी। ये जो सिस्टम है, ये बिल्कुल, अगर मैं इस सिस्टम को रिप्लेस कर दूं इस लाइन लेंथ के साथ, इतनी लाइन लेंथ के साथ, और यहां पर मैं लोड लगा दूं ये वाला, तो इसके अंदर और इसके अंदर कोई फर्क नहीं है आपस में। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू एज फार एज द सिस्टम इज कंसर्न्ड। ठीक है, बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर जो इंपिडेंस है, मैंने उसी पॉइंट के ऊपर लाइन को काट के इंपिडेंस लगा दिया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टम्स। ठीक हो गया। लेकिन एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है, ओवरऑल सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं, मींस कि आपके पावर ट्रांसफर और उन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक डिफरेंस ये है, और यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है जो स्टूडेंट्स के दरमियान, जो स्टूडेंट्स को हमेशा होता है, वो ये है कि जब हम यहां पर थे, मैंने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड किया था। ये जो गैमा है, ZL माइनस Z नॉट, ZL प्लस Z नॉट, ये हमेशा लोड के ऊपर डिफाइंड है। दिस रिलेशनशिप इज ऑलवेज डिफाइंड एट द लोड। ठीक है, इस केस के लिए लोड ZL था, तो ये जो गैमा L है, ये वाला पैरामीटर, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दिस लोड। जब मैं एक नई लाइन बनाऊंगा उसी इंपेडेंस की, तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा वो इस लोड के लिए होगा, ये ZZ। इन जनरल लेट्स से आपने रिलेशनशिप देखा है, इट कुड बी डिफरेंट, तो इसके लिए गैमा L डिफरेंट होगा। सो दैट्स अ वेरी की कॉन्सेप्ट जो बड़ा जरूरी है आप लोगों को सही तरीके से समझना। और एक यहां पर यू वुड सी दिस थिंग, बड़ी एक खूबसूरत रिलेशनशिप है, वो ये कि आपको, बल्कि पहले इंट्यूशन से आपको ये पता चल जाना चाहिए, आपको ये नजर आ रहा है कि इंपिडेंस आपकी Z डिपेंडेंट है। ठीक हो गया, सारों को क्लियर है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है, जो आपने ये लिखा है, क्या ये पूरी लाइन पे सेम रहेगा कि ये भी बदल जाएगा? यानी कि एज आई मूविंग, ये जो लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, ये सेम रहेगा कि ये बदल जाएगा? अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे गैमा L किया है, यहां पर क्या होगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट? कोई अटेम्प्ट करेगा? सो देखो, डेफिनेशन क्या है लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की? ZL माइनस Z नॉट, ZL प्लस Z नॉट। Z नॉट तो हमेशा वही है जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है, लेकिन जब आप फॉर एग्जांपल इधर मूव करोगे, यू फिगर आउट अ न्यू ZZ विद दिस रिलेशनशिप, और आप उस पर लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट नया फाइंड कर लो, ये वाला। अच्छा, अब इसका लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का बड़ा एक नाइस, यानी कि इन अदर वर्ड्स यू कैन से दिस थिंग दैट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज आल्सो Z डिपेंडेंट। ठीक है, और इसका रिलेशनशिप निकालना बहुत आसान है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू द बैकवर्ड वेव ओवर द फॉरवर्ड वेव। ठीक हो गया,
बैकवर्ड वेव जो है वो किसके इक्वल है? गैमा एल वी प्लस ई माइनस सॉरी ई प्लस जे बीटा जी। ये बैकवर्ड वेव का एम्पलीट्यूड है और ये उसका फेस है। बैकवर्ड वेव का फेस जी डिपेंडेंट है ओवर पॉजिटिव वेव आपकी क्या है? ई माइनस जे बीटा जी। इसको आप अगर देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये गैमा एल ई जे टू बीटा जी। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप। जो आपका जी डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वो आप कैसे निकाल सकते हो? जस्ट यू गो टू द एक्चुअल लोड और आपने कहीं, मैं आपको पूछूं यहां पर क्या है, यू जस्ट ऐड द फेस। और ये बहुत जबरदस्त बात दिल को भी लगती है इंट्यूटिवली कि अगर आप लाइन के ऊपर मूव करोगे, अगर लाइन लॉसलेस है तो मैग्नीट्यूड तो किसी चीज का नहीं बदलना चाहिए। द ओनली थिंग विच नीड्स टू चेंज इज योर फेस ऑफ दिस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक हो गया? कॉम्प्लेक्स बात तो नहीं है, मुश्किल बात तो नहीं है। किसी को अगर समझ ना सो आई हो, ये जी बोलो। सो ये लास्ट वाली जो बातें एक बार रिपीट कर देंगे, ये जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट सारा जी पे डिपेंडेंट हो देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ये आपने मैसअप नहीं करना। जो गैमा एल आपको पता है वो किस पे डिफाइंड है? वो लोड के ऊपर डिफाइंड है हमेशा। वो इधर नहीं है, वो हमेशा लोड के ऊपर है। अब अगर आपने लोड पे निकाल लिया और मैं आपसे ये पूछता हूं कि लेट्स से जी यहां पर क्या रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, ऑब्वियस सी बात है अगर इंपेडेंस आपकी जी डिपेंडेंट है तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी यहां पर बदल देना चाहिए। और उसका एक तरीका सीधा सीधा ये है कि आप इंपेडेंस इस पॉइंट पे निकालो विद जी डिपेंडेंट इक्वेशन एंड जस्ट देन अप्लाई, वो आपका न्यू लोड हो जाएगा जो मैंने ये आपको बताया, आपको एनालॉजी दी, और उस लोड के हिसाब से आप रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाल लो। या दूसरा तरीका ये है कि आप एक्चुअल लोड के ऊपर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालो, उसको यू जस्ट मल्टीप्लाई विद EJ2 बीटा जी बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप विद जो हम लोगों ने अभी फिगर आउट किया है कि बेसिकली रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इन कॉन्सेप्चुअली क्या है? रेशियो ऑफ द बैकवर्ड वेव ओवर फॉरवर्ड वेव। और वहां पर हम अगर सब्स्टिट्यूट करें सो यू गेट दिस रिलेशनशिप। ठीक हो गया? सो दैट इज द जी डिपेंडेंट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको बदलते हैं। ये जी है ना, जब हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए थे, हम ये कहते थे कि जो z इज इक्वल टू 0 लोड के ऊपर है एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द सोर्स योर कोऑर्डिनेट्स आर इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर मैं ये कहूं इनपुट इंपेडेंस ऑफ द लाइन, इनपुट इंपेडेंस यानी कि ये आपका जो सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, मैं दोबारा इधर बना देता हूं, ये वाला सिस्टम, यानी कि इधर ये लाइन लेंथ है L, इधर इनपुट इंपेडेंस कितनी है? तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, वो जो मैंने ऊपर लिखी है जी वेव, इसको मैं करूंगा z इज इक्वल टू -L सब्स्टिट्यूट करूंगा और z इन मेरी इनपुट इंपेडेंस आ जाएगी। और वो क्या होगा? सिंपली इस रिलेशनशिप में जहां माइनस है वो प्लस हो जाएगा और z की जगह मैं L लिख लूंगा। ठीक हो गया? सो दैट वुड बी माय input that would be my input impedance is equal to Z naught ZL cos beta L plus JZ naught sin beta L over Z naught cos beta L plus JZL साइन बीटा एल। ये आपकी इनपुट इंपेडेंस आ गई। ठीक है? अच्छा, अब यहां पर जी बोलें। So this would be impedance at the source. This would be impedance at the length L from the load. Impedance at the start of the line. यानी अगर मैंने लाइन लेंथ L ली है, L इज अ जनरल वेरिएबल ना, आप ये कह सकते हो impedance at distance L from the load। ये है ये रिलेशनशिप। इसको मैंने sir, here we are assuming that the load is at z equals to 0, right? Yes. Okay. और ये z इक्वल टू -L है। इन अदर वर्ड अगर मैं आपको कहूं, लेट्स से हम नंबर शो कर देते हैं, z इज इक्वल टू, ये 4 मीटर की लाइन है। आपने, अगर मैं आपसे कहता हूं मिडिल में इंपेडेंस क्या होगी,
तो आप z इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट करोगे इस रिलेशनशिप में। लेकिन अब हमने क्योंकि माइनस सब्स्टिट्यूट करके इस रिलेशनशिप को निकाल लिया है, यानी कि मैंने ऑलरेडी लेंथ को माइनस ले लिया है, तो जब आप ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करोगे, और इन जनरल हम ये इस्तेमाल करते हैं, अब आपने यहां पर l इज इक्वल टू 2 डालना है, -2 नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि माइनस को हम ऑलरेडी यहां पर टेक केयर कर लिया हुआ है पॉजिटिव करके। अगर आप -2 डालोगे तो आप वापस ओरिजिनल रिलेशनशिप यही इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। सो मगर इन जनरल हम माइनस को अवॉइड करते हुए ये माइनस को हमने इधर ही एम्बेड कर दिया। तो अब जब भी हम कोई इंपिडेंस निकालेंगे अलोंग द लाइन, हम माइनस नहीं डालेंगे जी के अंदर और हम इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। सो बेसिकली यहां पर जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि यू हैव ए जी डिपेंडेंट लेंथ डिपेंडेंट इंपिडेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जो हम लोगों ने निकाला है ये लॉसलेस लाइन के लिए निकाला है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने लॉसलेस स्ट्रक्चर एज्यूम किया है। अच्छा, इसको समटाइम्स एक बहुत और यानी कि दिस इज आल्सो वेरी कन्वीनियंट रिलेशनशिप। ये आप लोगों को जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और इसको देखोगे गौर से, तो ये आपको जहन में बिल्कुल अजबर हो जाएगा। लेकिन एक इसका बड़ा अच्छा ऑल्टरनेट फॉर्म है जो समटाइम्स यूजफुल होता है जी इन का, वो ये है कि अगर मैं कॉस कॉमन ले लूं, इफ आई टेक कॉस कॉमन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी एल प्लस जे जी नॉट टेन बीटा एल। थोड़ा सा आसान है जहन में रखने के लिए, जे जी एल टेन बीटा एल। तो ये एक ऑल्टरनेट फॉर्म है उसी रिलेशनशिप की, ठीक है। सो बेसिकली ये रिलेशनशिप और वो जो ऊपर मैंने एक्सपोनेंशियल्स में लिखा हुआ है ये वाला, दे ऑल आर द सेम लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में है, ठीक है। वो एक्सपोनेंशियल्स में है और ये रियल फंक्शंस के अंदर कॉस और टैन के अंदर मैंने लिख दिया। सिमिलरली अगर लॉसी लाइन हो तो मैं उसकी डेरिवेशन नहीं करता, लॉसी लाइन हो, सो इफ देयर इज अ लाइन इज लॉसी, योर इनपुट impedance relationship is ZL cos hyperbolic gamma L plus Z naught sin hyperbolic gamma L over Z naught cos hyperbolic gamma L plus ZL sin hyperbolic gamma L, where gamma is how do अल्फा प्लस जे बीटा, आपका वो रियल और इमेजिनरी उसका कंपोनेंट है। इसकी मैं डेरिवेशन स्किप कर रहा हूं लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है निकालना। जी बोलें। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये एक्सप्रेशन कैसे आ गया लॉसी लाइन के लिए? ये बेसिकली आप ये इस तरह आ गया, अब आपको मैं बता देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन है। जब आपने ये एक्सपोनेंशियल्स में लिखा था ना, तो जब लॉसी लाइन के लिए आप क्या लिखोगे, ई माइनस गैमा जी और ई प्लस गैमा जी, राइट। तो ई गैमा जी का जो फंक्शन है बेसिकली जो साइन हाइपरबॉलिक्स हैं, लेट्स से साइन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2। तो ये आ जाएगा अगर आप इसको इन्वोक करोगे। ये लॉसी के लिए तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ बीटा लिख लिया ना लॉसलेस के लिए, लेकिन इन जनरल केस के लिए ई माइनस गैमा जी प्लस ई गैमा जी होगा। सो इफ यू डू द अलजेब्रा यू विल रीच टू दैट। तो भी मैं स्किप कर रहा हूँ, इट्स नॉट important to do that algebra, just look over the relationship। लेकिन इसकी इंट्यूशन ये है रिलेशनशिप की, इट्स अ z डिपेंडेंट लाइन। अब थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं और इस रिलेशनशिप को मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर और उसको अच्छे तरीके से मजीद जरा अच्छे तरीके से देख लेते हैं। z in is equal to z नॉट ZL cos, ये बोर्ड होता तो मुझे दोबारा ना लिखना पड़ता, हम उसी पे सारी फनकारियाँ कर लेते, लेकिन चलो फिलहाल अब ऐसे ही हमें जीना पड़ेगा। साइन बीटा L Z नॉट cos बीटा L प्लस JZL साइन बीटा L। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको मजीद देखते हैं, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा मजीद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ चीज़ तो समझ आ गई, ये जी डिपेंडेंट लाइन है, अब इसको थोड़ा सा मजीद देखते हैं। अच्छा, ये आपको पता है ये जो कॉस, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं,
इनके आर्गुमेंट्स का क्या यूनिट होना चाहिए? बीटा एल का यूनिट क्या होता है? रेडियंस, ठीक है, इट्स अ रेडियंस। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर्स, और बीटा का यूनिट क्या है? रेडियन पर मीटर। समटाइम्स आपको पता है और आपको ये भी पता है कि जो बीटा है वो किसके इक्वल है? 2 पाई बाय लैम्डा। आप अगर एक लाइन सॉल्व कर रहे हो तो यू नीड टू नो द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको पता होगी सोर्स की, और सोर्स की फ्रीक्वेंसी से यू कैन बेसिकली बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप C इज इक्वल टू एफ लैम्डा आप वेवलेंथ निकाल लोगे जो भी है, और फिर उस वेवलेंथ को आप इस रिलेशनशिप में सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर बीटा निकालोगे, राइट? एक यूजुअल वे है। लेकिन अगर आपने जनरल एक्सप्रेशंस डेवलप करने हैं, जनरल लाइंस को देखना है, तो आप ये नहीं चाहते कि हर दफा आप न्यूमेरिकल वैल्यूज देखो। आप क्या करते हो? यू ट्राई टू डू द लेंथ इन द यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ्स, यानी कि आप ये कहते हो कि लेंथ जो है वो लेट्स से 3.5 लैम्डा है, या लेंथ जो है वो लैम्डा बाय 5 है, या लेंथ जो है वो लैम्डा बाय 4 है, या लेंथ जो है वो लैम्डा बाय 2 है। ये सारे यूनिट्स मीटर्स में हैं, ठीक है। आप इस तरह लेंथ को डिफाइन करने से अपने आप को सोर्स की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट कर रहे हो, और ये बहुत यूजुअल वे है in RF domain या in these domains to see these things, ताकि आप एक जनरल मॉडल, एक जनरल एनालिसिस डेवलप करो इसके ऊपर, ठीक है। तो हम लेंथ को अब नाउ ऑनवर्ड्स अनलेस स्पेसिफाइड, हम लेंथ को इन द यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ लिखेंगे, इन द यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ, और ऑब्वियसली इन द यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट्स मीटर, तो मीटर्स में ही है, लेकिन हम उसको लेंथ वेवलेंथ में मेजर करेंगे, वेवलेंथ में करेंगे। और ये जो बीटा एल है इसको हम बाय डेफिनेशन कहते हैं इलेक्ट्रिकल लेंथ। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल लेंथ। अब आपको फायदा नजर आएगा, लेट्स से ये बीटा एल आर्गुमेंट है, इसमें बीटा क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा। अगर मैं लैम्डा लेंथ को लैम्डा में ले लूं, लेट्स से लैम्डा बाय 4, तो बीटा एल क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। मसला ही हल हो गया। आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यूज डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लैम्डा लैम्डा बीटे से कट जाएगा। यू मेक इट अ फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एनालिसिस, ताकि आप इस एनालिसिस को जैसा मर्जी सोर्स हो उस पर अप्लाई कर सको। ये बात क्लियर है ना आप लोगों को? सो लेट्स डू दिस एनालिसिस। अब आपसे मैंने कुछ सवाल पूछने हैं एंड उस पर हम पॉज लेते जाएंगे ताकि आपको तो समझ आ जाए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लेंथ ऑफ द लाइन इज लैम्डा बाय 2, अच्छा, और लेंथ ऑफ द लाइन इज लैम्डा बाय 2 का क्या मतलब है? चलो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। लेंथ ऑफ लाइन लैम्डा बाय 2 का मतलब ये है कि मेरा ये यहाँ पर सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, और सोर्स की जो भी फ्रीक्वेंसी, और ये लोड लगा हुआ है, और ये जो मैंने लेंथ ली है ये लैम्डा बाय 2 ली है। अब अगर मैं L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 इस रिलेशनशिप में पुट करूं तो मुझे बताओ Z इन क्या आएगा? आई एम टेकिंग ए पॉज फॉर 30 सेकेंड, जल्दी से फिगर आउट करके मुझे बताएं। Let's see who can answer it. I'm taking a pause. सर ZL कैसे आपने निकाला? So, बिल्कुल सही आंसर। जीरो हो जाएगा और cos वो कैंसिल हो जाएगा, -1। कैसे? आप ये देखो, ये बड़ा आसान है। बीटा एल जो है वो क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 2, लैम्डा लैम्डा कैंसल, और ये 2 2 कैंसल, तो बीटा एल क्या हो जाएगा? पाई। हर जगह पर पाई है, तो साइन पाई तो 0 होता है, तो ये तो उड़ जाएगा राइट अवे, और कॉस पाई -1 होता है, और ये भी -1 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, और जी नॉट कैंसिल हो जाएगा, जी इन क्या हो जाएगी? ZL। वाओ, ये क्या हो गया? इसका मतलब ये कि अगर लाइन की लेंथ लैम्डा बाय 2 होगी तो आप अपनी यूजुअल सर्किट थ्योरी मोड में आ जाओगे कि आपके सोर्स के ऊपर वही लोड नजर आ रहा है जो है, नो प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग
रॉन्ग देयर, सब कुछ उसी तरह ही है एग्जैक्टली जो सोर्स है उस पे वही ZL नजर आ रहा है एंड यू आर बैक टू द यूजुअल सेकंड थ्योरी मोड। यहां पर मैं आपको इनवाइट करूंगा, हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको इनवाइट करूंगा कि घर में जब आप इसको रिव्यू कर रहे हो, VZ का जो हमने रिलेशनशिप लिखा था और IZ का जो रिलेशनशिप लिखा था, इसमें फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव मौजूद है। लेट्स से ZL Z0 50 ओम्स है और ZL 100 ओम्स है, यानी रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, बैकवर्ड वेव एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये क्योंकि λ/2 की लेंथ है, तो क्या होगा, क्या बेसिकली मैं आपको क्विक सा आर्गुमेंट देता हूं, लेकिन आपने घर जाके इसको बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस दिमाग में करना है कि जब ये फॉरवर्ड वेव चली थी, यहां से स्टार्ट हुई थी और बैकवर्ड वेव वापस आई थी λ/2, तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज थी इसके, वो कैंसल आउट कर देगा बेसिकली फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव एक दूसरे को, एंड यू वुड ऑलवेज सी द सेम वोल्टेज एज द सोर्स एंड सेम फॉर द करंट। ठीक है, ये इसकी ट्यूशन है पीछे। अब मैं आपसे इसको जरूर सोचना है घर में आपने दोबारा, और फिर मेरे से बात करनी है अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, लेंथ λ/2 की जगह मैं कर दूं m λ/2, वेयर m इज एनी इंटीजर फ्रॉम 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो क्या होगा? 1 से लेके इंफिनिटी तक इंटीजर, z in बदलेगा? ZL ही रहेगा। बिल्कुल जबरदस्त, बेहतरीन। यानी कि इन जनरल अगर मेरी लेंथ किसी भी मल्टीपल ऑफ λ/2 होगी तो मेरा Z हमेशा ZL रहेगा, कोई चक्कर ही नहीं, इसमें कोई चीज नहीं बदल सकती। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। ठीक हो गया, ये है इसके अंदर एक बात। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब एक और ये स्पेशल लेंस है और इनको हम फिर यूज करते हैं फॉर मेनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, जिनको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। और एक और बात बता दो, ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं, दीज आर नॉट जस्ट रिलेटेड टू द लाइन। यू कैन थिंक आप एक फ्री स्पेस के अंदर और आपकी यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है और वो किसी जगह से टकरा के वापस आती है और इनके दरमियान में डिस्टेंस λ/2 का है, तो यही काम होगा जो इधर मैं आपको दिखा रहा हूं और जिसको हम देखेंगे आगे। सो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स जो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अभी जरा फंडामेंटल नॉलेज को अपना शेप अप कर लें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं, अब मैं जनरली पूछ लेता हूं, L जो है अगर वो m λ/4 है तो क्या होगा? तब क्या निकलेगा Z in? सो जब m λ/4 होगा, यू कैन सी कि बीटा L क्या हो जाएगा? 2 π/λ टाइम्स m λ/4, ये क्या बन जाएगा? π/2 बेसिकली। ठीक है, π/2 का मल्टीपल्स हो जाएंगे। जब π/2 का मल्टीपल होगा L इज इक्वल टू λ/4 के लिए, तो ये cos की टर्म उड़ जाएगी, cos की टर्म उड़ जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो रह क्या गया? JJ कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली योर Z in becomes Z0 स्क्वायर ओवर ZL। ये बड़ा एक स्पेशल नंबर है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आऊंगा और हम इसको यूज करते हैं इम्पिडेंस मैचिंग के लिए। ठीक है, सो ये क्वार्टर वेव इम्पिडेंस है, इसको हम यूज करेंगे। तो दैट्स m λ/4। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब इफ आई से दिस थिंग कि व्हाट वुड हैपन, अच्छा चलो मैं दोबारा लिखता हूँ इसको नीचे क्विकली, क्योंकि आई वांट टू सी दैट रिलेशनशिप अगेन एंड अगेन। सो लेट्स राइट दैट अगेन। सो Z in is equal to Z0 ZL। और अब बड़ा खूबसूरत एक बात आने लगी है जो शायद कुछ आप में से लोगों को माइंड ब्लॉगिंग भी लगी, ये क्या हो गया? JZ0 sin बीटा L ओवर Z0 cos बीटा L प्लस JZL sin बीटा L। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, कि आपका जो सिस्टम है ना, वो शॉर्ट सर्किट है,
जो आपका यूएल साइन में शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है कि ZL 0 है, तो क्या होगा? सर्किट थ्योरी क्या कहती है, क्या होगा? आपका सोर्स का फ्यूज उड़ जाएगा। याद है ना इस बात का? अगर अगर आपका शॉर्ट हो जाए लोड के ऊपर, आपका सोर्स का फ्यूज उड़ जाएगा या ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन फिनोमेना, और वो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, ट्रांसमिशन लाइन फिनोमेना का मतलब ये है कि यू आर इन द हाई फ्रीक्वेंसी रिजीम या वेरी लेंथी सर्किट, जहां पे वो एल और लैम्डा का रेशियो जो आपको बताया था वो ट्रांसमिशन लाइन डोमेन में हो। तो ZL इक्वल टू 0 होगा, तो Zin किसके इक्वल होगा? सो आप ये देख सकते हो, अगर ZL 0 है तो क्या होगा? ये उड़ जाएगी टर्म, ये टर्म उड़ जाएगी, और क्या बन जाएगा? ये JZ0 tan बीटा L। नजर आया सारों को? ये तो बड़ी अजीब सी बात है, यानी कि मेरे सोर्स पे अगर शॉर्ट सर्किट, सॉरी मेरे लोड पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो मेरा सोर्स फ्यूज नहीं होगा, मेरा सिस्टम चल रहा है, सब वोल्टेज करंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे यहां पर, देयर वुड बी ऑल वोल्टेजेस एंड करंट्स फ्लोइंग इन द सिस्टम, कोई मसला नहीं होगा, एवरीथिंग वुड बी मूविंग हैप्पीली। ये बात समझ आई है आप लोगों को? अच्छा, अब इसको, ये बड़ी जबरदस्त बात है, और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका एक असाइनमेंट प्रॉब्लम भी है जिसके अंदर आप इन चीजों को और अच्छे तरीके से देखते हो। सो अब अगर मैं इस शॉर्ट सर्किट को जरा गौर से देखूं, ये अगर मैं tan का कर्व ड्रॉ करूं, लेट्स सी दैट, सो अगर मैं यहां पर ये tan का ये वाला कर्व ड्रॉ करो, किसको? अगर मैं यहां पर रखता यूं, बीटा Z मैं रखता हूं x एक्सिस के ऊपर, और j इधर y एक्सिस के ऊपर, आई एम गोना प्लॉट Z0 tan बीटा Z, तो क्या होगा? व्हाट वुड हैपन? जब जब बेसिकली क्या होगा? आपका tan का कर्व होगा, आपका tan का कर्व होगा पॉजिटिव tan, और क्योंकि मैंने यहां पे 0 से स्टार्ट किया इसलिए मैं उधर नहीं गया, और आपका क्या होगा? बेसिकली समथिंग लाइक दिस। सबको याद है ना tan का कर्व? ये क्या है? पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव, ठीक है। और यस, कई कई जगहों के ऊपर ये 0 भी होता है। किसके ऊपर 0 होगा? जहां जहां tan होता है 0। tan 0 कहां पर होता है? 0 के ऊपर tan 0 होता है, पाई के ऊपर tan 0 होता है, एंड 2 पाई के ऊपर 0 होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जहां जहां 0 होगा, और ऑब्वियसली जब आपकी बीटा L पाई होगा तो आपका वाकई शॉर्ट सर्किट आएगा। और बीटा L पाई होने का क्या मतलब है? बीटा L पाई होने का मतलब ये है कि बीटा 2 पाई बाय लैम्डा, और लेंथ जो है अगर वो लैम्डा बाय 2 हो, यानी कि अगर यहां पर लेंथ को अगर मैं रखूं, लैम्डा बाय 2 लेंथ होगी तो मेरा शॉर्ट सर्किट होगा, यानी लैम्डा बाय 2। और वो मेक सेंस भी बनाता है क्योंकि हमने ऊपर देख लिया है, जब लेंथ लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल होगा तो लोड जो होगा वो उठ के आ जाएगा सोर्स के ऊपर। तो यहां पर लोड शॉर्ट सर्किट है, ओनली लैम्डा बाय 2 की केस के अंदर मेरा फ्यूज उड़ेगा, अदरवाइज नहीं उड़ेगा। अच्छा, अब ये क्या है जो आप लोगों ने ये देखा हुआ है, जो इंडक्टिव इंपेडेंस होती है वो क्या होती है? J ओमेगा L, और जो कैपेसिटिव होती है वो क्या होती है? माइनस J ओवर ओमेगा C। ये हिस्सा आपका इंडक्टर है और ये नेगेटिव में आपका कैपेसिटर है। इन अदर वर्ड्स, विद दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम यू कैन डिजाइन एन इंडक्टर ऑफ योर ओन चॉइस, जिस मर्जी वैल्यू की बना लो, J ओमेगा L, क्योंकि आपने बेसिकली दिस इज सेम एज योर J ओमेगा L। अगर आप इधर हो, अगर आप मजीद लेंथ लंबी करो तो you can make a capacitor. Remember, the impedance is the length dependent phenomena. As you are changing lengths, your impedance becomes changed. Your impedance changes. ठीक हो गया? और इसके ऊपर अगर मैं आपको ये रिमाइंड करवाऊं, शॉर्ट सर्किट है तो आपका बेसिकली वोल्टेज क्या होना चाहिए? लोड के ऊपर,
ये आपका वोल्टेज का रिलेशनशिप है ना, V प्लस E माइनस जे बीटा जी प्लस E माइनस जे बीटा जी, और ये गैमा L है, राइट? एंड so this would be so जब शॉर्ट सर्किट होगा तो गैमा एल क्या होगा? when you have a short circuit, ZL plus Z naught, your gamma would be -1. So this would be V plus E minus J beta Z minus E minus J beta Z, right? और लोड आपका क्या है? Z is equal to 0. So ये क्या हो जाएगा? 1 minus 1 equals to 0. तो आपके लोड के ऊपर वोल्टेज जो है वो 0 है लोड के ऊपर, लेकिन करंट आपका फ्लो कर रहा होगा. एंड इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू शो दैट कि जो आपका लोड से करंट होगा वो इसके इक्वल होगा. सिमिलरली अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि इसको मैं ओपन कर दूं तो क्या होगा एम्पेडेंस? अब आपका सर्किट थ्योरी तो कहती है कि कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, देयर वुड बी जीरो करंट फ्लोइंग थ्रू इट. लेकिन इसके ऊपर बताएं, अगर मैं इसको ओपन सर्किट कर दूं, व्हाट वुड बी योर एम्पेडेंस? व्हाट वुड बी योर एम्पेडेंस? कोई बताएगा जल्दी से? सो आप उसी तरह इसको कर सकते हो. व्हाट यू कैन डू, आप ZL को कॉमन ले लो तो ZL कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये वाली टर्म्स जब ZL इन्फिनिट होगा बिकॉज ऑफ ओपन सर्किट, ये टर्म्स 0 हो जाएंगी. सो बेसिकली योर ओपन सर्किट इम्पेडेंस becomes Z in open circuit becomes minus J Z naught cot बीटा L. ठीक है? और इसका भी बिहेवियर अगर आप इसको देखो गौर से, इसका भी बिहेवियर जो है Z नॉट ओवर 10 बीटा L बिल्कुल उसी तरह 10 के कर्व की तरह का बिहेवियर है, जिसके अंदर यू कैन सी कि फॉर सम लेंथ इट वुड बिकम एन इंडक्टर एंड फॉर सम लेंथ इट वुड बिकम ए कैपेसिटर. ठीक है? सो दैट्स द सिम. और एक आखिरी बात मैं करता हूं, देन आई वुड स्टॉप, प्रॉब्ली दिस इज टू मच फॉर यू गाइस. ये इंपेडेंस जो ओपन सर्किट है और दिस इंपेडेंस शॉर्ट सर्किट है, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? Z in ओपन सर्किट टाइम्स Z in शॉर्ट सर्किट, और इसका मैं स्क्वायर रूट लूं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस Z नॉट आ जाएगी. सो दिस इज ए टेक्निक, प्रैक्टिकल टेक्निक. आपको लाइन का Z नॉट नहीं पता तो आप उस लाइन को ओपन सर्किट करो, इनपुट इंपेडेंस मेजर करो, एंड शॉर्ट सर्किट करो, इनपुट इंपेडेंस मेजर करो, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लोगे तो यू वुड गेट द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कमिंग आउट ऑफ द लाइन. ठीक है? सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के लिए शायद हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर एक की मैसेज आपको दे दूँ जो कि शायद आप लोग अब रियलाइज कर रहे होगे. सारी बात वो ये है कि अब ये देखो, हमने इतना ज़्यादा डीप एनालिसिस कर लिया है out of this simple equation, sum of forward wave and backward wave, that's it. कुछ भी नहीं, कोई भी रूट में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है. सिंपल ये एक फेजर फंक्शन है, इसमें फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव है. हम लोगों ने इस वोल्टेज और करंट का रेशो लिया और मैंने आपको ये साबित कर दिया कि ये Z डिपेंडेंट इंपेडेंस होगी थ्रू आउट द लाइन, और इस इंपेडेंस के डिफरेंसेस with respect to these impedance, you understand that. और फिर हमने इसकी कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की, कुछ मैजिक लेंथ्स देखी. वो ये कि जब आपका लेंथ जो है हाफ इंटीजर मल्टीपल होगा तो आपका लोड वही होगा जो Z इन, आपका सोर्स वही देखेगा जो लोड मौजूद है. और इसको जरूर दिमाग के अंदर जब आप इसको देख रहे होगे, रिव्यू कर रहे होगे, वोल्टेजेस को सोचना कि फेज अगर लेंथ λ/2 है तो बैकवर्ड वेव और फॉरवर्ड वेव आपस में कैसे एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही हैं. सिमिलरली λ/4 के ऊपर हमने देखा यू हैव द Z नॉट स्क्वायर ओवर ZL. इसको हम यूज करेंगे अगली क्लास के अंदर. एंड तब हमने देखा कि ट्रांसमिशन लाइन फिनोमेना के अंदर
अगर आपका सर्किट शॉर्ट होता है लोड के ऊपर तो इट डजंट मीन कि सोर्स का फ्यूज उड़ जाएगा, इट वुड स्टिल बी सीइंग सम इम्पीडेंस। लेकिन ऑब्वियसली कुछ खास लेंथ के ऊपर, लेट्स से λ/2 हो, तो वाकई सोर्स का फ्यूज उड़ जाएगा। और सिमिलरली ओपन सर्किट आल्सो डज नॉट मीन कि आपका लाइन वाकई ओपन सर्किट है। So I'm gonna stop recording here and I will still hang out with you guys, और आप लोगों के जो सवाल हो I can be with you for as long as you want. So जो लोग recording देख रहे हैं अपना ख्याल रखें and I will see you on Wednesday.